हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। और प्रत्यास्थता में आए हुए उन सभी सवालों का अपन जिक्र करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के पेपर में पूछे हैं, जैसा कि आपको पता है। और हाँ, इस चैप्टर की खास बात, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, पर इस छोटे से चैप्टर से एक ही एग्जाम में तीन तीन सवाल भी पूछे गए हैं। अभी बात करेंगे अपन, अभी सॉल्व करेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है और एक ही एग्जाम में दो दो तीन तीन सवाल पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए मतलब ये ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए नहीं, चाहे सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट हो, चाहे नीट और जेई का स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं बार बार देखो इसलिए भी बोलता हूं, थंबनेल देख करके, टाइटल देख करके अपन को ऐसा लग सकता है कि यार ये तो पीवाई क्यों है, वो हैं ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए। ये हमारे लिए किस काम के हैं? पर मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जो ग्रेड फर्स्ट में पूछे हुए हैं दोबारा उसी एग्जाम में आ जाएं, इसके चांस बहुत कम हैं। लेकिन बाकी एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। और जब बाकी एग्जाम में आएंगे तो बिना तोड़ मरोड़ के पूछे जा सकते हैं। तो ये सवाल जितने इंपॉर्टेंट ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए हैं, उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैं, नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए और सेकंड ग्रेड वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, इन सवालों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और हो सके तो इन सवालों को नोट भी करना है। ठीक है, चलो अब आओ। दूसरी बात, सवाल जैसे ही सामने आता है स्क्रीन को रोका करो, सवाल को पढ़ा करो, अपने तरीके से जितना अपन को आता है उसके अनुसार आप गैस किया करो, अनुमान किया करो, सॉल्व किया करो, फिर उत्तर की जांच करो। अगर अपन बिना सॉल्व किए, बिना रजिस्टर, बिना कॉपी पेन के अगर अपन सवाल को देखते हैं, अगर वीडियो को इस तरीके से देखते हैं जैसे कहानी को अपन सुन रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि उससे हमें ये पता नहीं लग पाता है कि वास्तव में हमारी गलती कहाँ होती है। क्योंकि उस समय तो ऐसा लगता है कि हाँ आसान है, आसान है, हमें आता भी है। लेकिन जब अपन खुद सॉल्व करने बैठते हैं ना, तब पता लगता है कि अपनी गलती कहाँ होती है। तो कोशिश किया करो कि जैसे ही आप वीडियो को देखो, सवाल जैसे ही सामने आता है, सवाल के सामने आते ही उसे आप रोको, अपने तरीके से सोल्व करो। चलो खैर, करते हैं, फिर बात करते हैं। तो आओ मेरे साथ, इस सवाल को देखो। पहला सवाल कुछ ऐसा है, आरपीएससी ने 2011 में पूछा है, किसी दंड के बंकन, जिसको ये डेल कह रहा है, का सही सूत्र इनमें से कौन सा होगा? किसी दंड के बंकन यानी कि कोई बीम है, उसमें डिप्रेशन एंगल डेल के बारे में पूछ रहा है कि उसका सही सूत्र क्या होगा। W यहां भार है, L यहां लंबाई है, B यहां चौड़ाई है, D यहां मोटाई है और Y यहां यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। और ब्रैकेट में भी कुछ दे रखा है, जब सिरों के पास आधारित है, कौन? ये बीम सिरों के पास आधारित है तथा मध्य बिंदु पर भार लगा है और भार कितना? W है। एक बार मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। वास्तव में देखो, ये कुछ यूं कह रहा है, ये कोई बीम है और यहां एक पोल है, यहां एक पोल है। इस बीम की लंबाई L है, जो आपने भार लगाया है वो भार W है। तो इससे क्या होगा, इस बीम में एक झुकाव एंगल बन जाएगा, एक बंकन उत्पन्न हो जाएगा। चलो इसको अपन डेल ले लेते हैं। इतना नहीं होगा, पर जितना भी होगा कम होगा, पर जो झुकाव एंगल होगा उसी को ये बंकन कह रहा है। और वास्तव में इसका सूत्र होता है डेल इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 4YBD क्यूब, कुछ ऐसा। W यहां भार है, L यहां लंबाई है, Y यहां प्रत्यास्थता गुणांक है, B यहां चौड़ाई है, तो D यहां मोटाई या गहराई है। वो कैसे? सुनो, ये जो आप देख पा रहे हो इसका अनुप्रस्थ काट, इसे आप यहां समझिए, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी गहराई है। और ये जो झुकाव कोण है, वास्तव में इसका सूत्र है
भार WL³/4YBD³। और इस सूत्र को हमें याद ही रखना होता है, मतलब ये अपन को MTR करना होता है। ये सूत्र हमें पहले से पता होना चाहिए, एग्जाम में जाने से पहले से पता होना चाहिए, और ऐसा अपन पढ़ते भी हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच खाता है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसका आंसर डी होगा, WL³/4BD³ और Y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल ये भी 2011 में ही पूछा गया था, और अभी जो थोड़ी देर पहले अपन ने सोल्व किया वो और ये दोनों डिट्टो एक जैसे हैं। मतलब ये सवाल भी जो थ्योरेटिकल दिख रहा है वास्तव में उस फॉर्मूले से ही रिलेटेड है, उस सूत्र पर ही आधारित है। आओ देखो क्या कह रहा है। एक ही एग्जाम में पूछा, एक ही सूत्र पर दो सवाल पूछ लिए। किसी दंड को सिरों पर आधारित करके मध्य में भार लगाया जाता है, इसमें होने वाले बंकन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यानी कि गलत स्टेटमेंट मांग रहा है, वही बंकन वाली कहानी। पहला ऑप्शन क्या है वो सुनो। ये कहता है कि बंकन लंबाई दुगने करने पर बंकन 8 गुना हो जाता है। इसे हटा दो तो ज्यादा बढ़िया होगा। लंबाई दुगनी करने पर बंकन 8 गुना हो जाता है। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा मुझे लगता है। बंकन चौड़ाई की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। बंकन कम करने के लिए दंड की मोटाई अधिक होनी चाहिए, यह भी सही स्टेटमेंट है। और चौथा है बंकन कम करने के लिए ऐसे द्रव्य का उपयोग करना चाहिए जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम हो, यह गलत स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। मतलब क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछा है तो डी आएगा। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये हवा में नहीं आया है। अभी जो अपन फॉर्मूला पढ़ के आया ना उसी पर आधारित है ये। आओ देखो बताता हूं। डेल इक्वल टू WL³/4YBD³, ये फॉर्मूला बंकन के लिए। अब यहां देखिए डेल प्रोपोर्शनल L की पावर 3। तो अब सोचो लंबाई अगर आप दुगनी करोगे तो बंकन 8 गुना होगा, पावर 3 है। अगर यहां लंबाई दुगनी करना तो फिर 2 की पावर 3 करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8, तो बंकन 8 गुना हो जाएगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखो दूसरा क्या कह रहा है, बंकन चौड़ाई की व्युत्क्रमानुपाती होता है। बंकन समानुपाती 1/b, यानी कि बंकन चौड़ाई की व्युत्क्रमानुपाती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है, बंकन कम करने के लिए दंड की मोटाई अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल, डेल प्रोपोर्शनल टू 1/d³ होता है। तो अगर आपको बंकन कम करना है तो फिर आपको मोटाई ज्यादा करनी होगी। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन क्या है वो सुनो। बंकन कम करने के लिए ऐसे द्रव्य का उपयोग करना चाहिए जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम हो। देखिए डेल प्रोपोर्शनल 1/y, यानी कि जो बंकन है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता। हाँ, मैं समानुपाती बोलता हूं, मेरी आदत में ऐसा कि डेल समानुपाती 1/y, पर इसे अपन क्या कह सकते हैं, डेल व्युत्क्रमानुपाती y, यानी कि y की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें अगर y का मान ज्यादा होगा तब डेल का मान कम होगा, यानी कि डेल का मान कम करने के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्यादा करना चाहिए, जबकि ये क्या कह रहा है कि कम हो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल देखो। सवाल को खुद ये देखो, सवाल को खुद पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है, आओ देखो। तांबे के एक ठोस घन का किनारा 10 सेंटीमीटर का है। इस पर इतने पास्कल का जलीय दाब लगाने पर इसके आयतन में
इतने सेंटीमीटर का संकुचन होता है, तांबे का आयतन गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, यह हमसे पूछ लिया। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। पहले यह देखो कि हमें क्या दिया गया है। भाई हमें जो दिया गया है, एक तो ये घन की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये साइड ए है तो ये भी ए है तो ये भी ए है, और ये ए की वैल्यू दे रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रहा है, यहां हमें दाब का मान दे दिया, और दाब है 7.20 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। पास्कल को अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, इतना दाब लगाने पर इसके आयतन में इतने का संकुचन होता है, यानी कि वास्तव में आयतन में जो परिवर्तन होगा वो है 0.06 और सेंटीमीटर क्यूब। संकुचन हो रहा है, आप चाहो तो यहां माइनस लगा दो, पर हम ये माइनस प्लस का कोई लफड़ा नहीं रखना चाहते, अपन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही बात करने वाले हैं, इसलिए आप इसे प्लस ही रख लो। ठीक है, पूछा क्या है, तांबे का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है वो सुनो। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, इसे हुक का नियम कहते हैं और हम सब जानते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, और हां वास्तव में यहां माइनस लगाते हैं, पर मैंने कहा कि हमें माइनस प्लस के लफड़े में नहीं पड़ना। जब भी सवाल सॉल्व करो आप तो मैग्नीट्यूड ले लिया करो। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करनी है। यहां जो डेल्टा पी है, यानी कि जो दाब की वैल्यू है, वो है 7.20 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डेल्टा वी 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। और हां, आयतन की बात और करनी है हमें, तो आयतन की वैल्यू अपन यहां से देख सकते हैं। इस घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, कहीं भी आप लिख सकते हो। यहां आयतन इक्वल टू ए क्यूब, और ये 10 सेंटीमीटर क्यूब। यकीन करिए इसे आप सोल्व करोगे तो यह आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बस आपको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। के इक्वल टू, अब आप देखिए ये 7.20 है और ये 0.06 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं 720/6 आएगा। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 6 पहले से है तो ये 10 की पावर 9 हो जाना चाहिए। आसान सा है, कैलकुलेशन भी आसान है। अगर अपन सोल्व करते हैं 720 में अगर अपन 6 का भाग देते हैं तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं 120 गुणा 10 की पावर 9 और वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है, और बिल्कुल हमारा ये फर्स्ट वाला आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। इस सवाल को देखो, आरपीएससी ने 2013 में ये सवाल पूछा था। सवाल क्या है सुनूं। एल लंबाई तथा ए काट क्षेत्रफल कि तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है। कोई तार है जिसकी लंबाई l है और एरिया a है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है। यदि तार की लंबाई को दुगना तथा काट क्षेत्र आधा कर दिया जाए तो तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा, y ही रहेगा। थ्योरेटिकल सवाल है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक या कोई सा भी प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की विमाओं पर निर्भर नहीं करता। प्रत्यास्थता गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, ऐसा सवाल भी हमें पूछा गया है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान निर्भर करता है ताप पर। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक कम होता है। पदार्थ की प्रकृति पर, जैसे स्टील के लिए ज्यादा, रबर के लिए कम। अशुद्धियों पर, सामान्यतया अशुद्धि मिलाने पर प्रत्यास्थता ज्यादा हो जाती है। पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान निर्भर नहीं करता तार की लंबाई, मोटाई, त्रिज्या, इन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब तार की विमाओं पर निर्भर नहीं करता। अगर ऐसा है तो तार की लंबाई आपने दुगनी की है, काट क्षेत्रफल आधा किया है,
तो तार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान y ही रहेगा, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ना तो लंबाई पे निर्भर करता हो, ना ही मोटाई यानी कि काट क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे सवाल कह सकते हो आप। आगे बढ़ो। ये सवाल क्या है? एक 2 मीटर लंबे व 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की तार की अवधारणा कीजिए। तार की लंबाई दे दी है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे दिया है। तार की लंबाई को 0.1 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य क्या होगा, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान दे रखा है। आरपीएससी 2013 में पूछा गया सवाल है और किए गए कार्य का मान पूछ रहा है। तो जब अपन प्रत्यास्थता वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो कार्य के बहुत सारे सूत्र अपन पढ़ते हैं, वहां स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाते हैं, पर यहां कार्य का कौन सा सूत्र काम आएगा हमें यह देखने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूं। वास्तव में यहां कार्य का यह सूत्र आएगा W बराबर 1/2 y विकृति का होल स्क्वायर गुणा आयतन। तार को खींचने में किए गए कार्य का ये वाला सूत्र आज हमें काम आएगा। सूत्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हमें जो काम आएगा वो ये वाला सूत्र होगा। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे सूत्र कौन कौन से होते हैं और ये कैसे आया, पर एक बार अपन सवाल सॉल्व कर लेते हैं। आओ देखो, W इक्वल टू 1/2 y। अच्छा, यहां विकृति क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। क्योंकि बात तार की है तो तार में जो विकृति अपन लेते हैं वो अनुदैर्ध्य विकृति लेते हैं। लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, तो आप लंबाई में परिवर्तन, ये प्रारंभिक लंबाई और इसका होल स्क्वायर, आयतन एरिया इनटू एल। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। आइए सर, W इक्वल टू 1/2 y की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर 11 इंटू डेल्टा एल। देखिए आप, इतना मिलीमीटर खींचने पर यहां देखिए डेल्टा एल 0.1 mm, इसे कह सकते हैं 10 की पावर -4 मीटर। बिल्कुल। लंबाई का जो मान है वो दे रखा है 2 मीटर। और भी कुछ है क्या? बिल्कुल। एरिया भी दे रखा है। एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर यानी कि 1 mm स्क्वायर, इसे कह सकते हैं 10 की पावर -6 और मीटर स्क्वायर। बस ये वैल्यू आपको पुट करनी है और आंसर बताना है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एल 10 की पावर -4, एल की मैं बात करूं तो ये 2 और फिर इसका होल स्क्वायर। एरिया देखिए 10 की पावर -6, लंबाई की मैं बात करूं तो ये 2। आगे बढ़िए सर। W इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बच जाएगा। बाकी तो 10 की पावर में है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसका आंसर 1/2। ये 10 की पावर 11 है, 10 की पावर -4 है, तो स्क्वायर करने पर 10 की पावर -8 होगा, 10 की पावर -6 यानी कि 10 की पावर -14, ये 10 की पावर 11। यकीन करिए 10 की पावर -3 आएगा और ये आंसर हमारा जूल में आएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलो लेकिन ऑप्शन देखते हैं, शायद ऐसा नहीं है। इसे अपन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 गुणा 10 की पावर -3 यानी कि 5 गुणा 10 की पावर -4 जूल। 5 गुणा 10 की पावर -4 जूल, यही हमारा आंसर होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। और सुनो, पहली बात तो ये सूत्र हमें आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगे कि हमें नहीं पता कि ये सूत्र कैसे आता है, कहां से आता है, तो सुनो। और बाकी सूत्र मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि ये जो कार्य के जो मान हैं सीधे सीधे भी एग्जाम में पूछे गए हैं, नीट, जेई और इन एग्जाम में पूछे गए हैं। आओ देखो बताता हूं। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य का मान होता है 1/2 बल और लंबाई में परिवर्तन। एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। यार इसे हम ये भी तो कह सकते हैं ना, 1/2 F और ये डेल्टा एल। यहां आप A से डिवाइड करो, यहां L से डिवाइड करो। अगर आपने डिवाइड किया है तो फिर आपको गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर आप
और आगे बढ़े तो 1/2 F/A, भाई ये प्रतिबल होता है। डेल्टा L अपॉन L, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, इसे आप विकृति कहते हो। और ये एरिया इनटू लंबाई, ये आयतन कहते हो। ठीक है सर, यहां तक पहुंच गए। आगे आगे हमें यह पता होना चाहिए कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति। तो फिर आप ये भी कह सकते हो प्रतिबल इक्वल टू y इंटू विकृति, और ये प्रतिबल की वैल्यू आप यहां पुट करो, आंसर हमारा ये आ जाएगा। और भी अलग अलग तरीके से कार्य के मान अपन लेते हैं, क्योंकि तार को खींचने में किया गया कार्य संचित ऊर्जा के बराबर होता है। कई बार वो संचित ऊर्जा पूछ लेता है। संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, यह सवाल हमसे पूछा जा सकता है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, यानी कि ऊर्जा घनत्व क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, यह हमें पूछा जा सकता है। तो एकांक आयतन की बात करेंगे तो बस आप यहां आयतन हटा देना, ये 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, ये है एनर्जी डेंसिटी, जिसकी यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब। और ये सारी बातें अपन पढ़ते हैं। चलो खैर, ये तो बात आई तो इसलिए मैंने आपको बता दी। बाकी इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर ये होगा जो वास्तव में वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल वही आरपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है ये, और ये पहले वाला था, ये 2013 में पूछा गया सवाल था, ये भी 2013 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो ये आरपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। और देखो सवाल क्या कह रहा है, समान पदार्थ के दो तार, समान पदार्थ मतलब y कांस्टेंट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कांस्टेंट है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः r और 2r और लंबाइयां 2l और l हैं, को एक समान भार से भारित किया जाता है। दोनों तारों में प्रसरण का अनुपात क्या होगा, यानी कि लंबाई में परिवर्तन का अनुपात क्या होगा। आओ देखो मैं बताता हूं। यह भी बहुत ही आसान सा सवाल है। अपन को यह पता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल, विकृति है लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। मतलब आगे बढ़ के कह सकते हैं FL अपॉन डेल्टा L और A। तो वास्तव में डेल L इक्वल टू आएगा FL और YA। थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए अपन को, मुझे ऐसा लगता है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं FL और Y और पाई आर स्क्वायर। F जहां कांस्टेंट है, Y जहां कांस्टेंट है, पाई जहां कांस्टेंट है, तो L अपॉन आर स्क्वायर। आज तो मैंने बता दिया, बाकी आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि अगर तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और एक समान भार लटकाया गया है, एक समान बल लगाया गया है, तो लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो L अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। यह हमें पहले से पता होना चाहिए और डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो हमारा टाइम बचेगा। अब कहता है कि यार दोनों तारों में प्रसरण का अनुपात क्या होगा, लंबाई में हुई वृद्धि का अनुपात क्या होगा, यह पूछ रहा है। आप हटिए थोड़ी देर के लिए। अगर हमें यह पता है तो आप देखो ऐसे कह सकते हो, लंबाई में परिवर्तन पहले तार के लिए, लंबाई में परिवर्तन दूसरे तार के लिए। और आप क्या लिख सकते हो यहां, L1 अपॉन R1 स्क्वायर, L2 अपॉन R2 स्क्वायर। यहां क्या कह रहा है, ये एक तार, ये दूसरा तार। पहले तार के लिए त्रिज्या R, दूसरे के लिए 2R। पहले तार के लिए लंबाई 2L, दूसरे के लिए L। बस वैल्यू पुट करो। पहले तार के लिए लंबाई है 2L और त्रिज्या है R, तो R स्क्वायर। दूसरे तार के लिए जो लंबाई है वो है L और त्रिज्या है 2R, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जो मैं वैल्यू रख करके सोल्व कर रहा हूं, वास्तव में फिजिक्स की लैंग्वेज है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और आज अगर आप इसे सोल्व करते हो, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 1/4 आ रहा है। यकीन करिए इसका आंसर 8/1 होगा।
यानी कि सोल्व करने पर 8:1 ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं। इसे देखो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, डेल्टा L1 अनुपात डेल्टा L2, L/R1², ये भी L1, और अनुपात L2/R2²। अब आप L1, L2, R1, R2 इनकी वैल्यू पुट करो और फिर आप अनुपात पता करो। ठीक है, इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, पर क्योंकि यहां तो 2 के लिए ही पूछा था तो वो वाला तरीका ज्यादा सही होगा। कई बार वो अलग अलग 4-4, 3-3 तारों में हुई लंबाई में वृद्धि का अनुपात पूछ लेता है, तब शायद हमें यह तरीका काम आता है और ज्यादा आसान होता है। आगे ऐसा सवाल आने वाला है, आगे बढ़ो। ये देखो, किसी ठोस के प्रत्यास्थ नियतांक निर्भर नहीं करते, कुल मिला के वही प्रत्यास्थता गुणांक निर्भर नहीं करते। तो देखो, ताप पर भैया निर्भर करते हैं, अशुद्धियों पर निर्भर करते हैं, आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करते, पदार्थ की क्रिस्टलीय संरचना पर यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी इसका सही आंसर होगा। थोड़ी ही देर पहले बात हुई है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान किन पे डिपेंड नहीं करता, तो तार की लंबाई, तार की बीमा, तार की मोटाई, तार की त्रिज्या, इन पे डिपेंड नहीं करता। अगर निर्भर करता है तो ताप पर, पदार्थ की प्रकृति पर, अशुद्धि पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये देखो, आरपीएससी ने 2018 में ये सवाल पूछा था। सवाल क्या है वो सुनो। समान पदार्थ के 4 तारों को समान पदार्थ यानी कि वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबके लिए बराबर 4 तारों को समान भार द्वारा खींचा जाता है, यानी कि एक समान भार यानी कि एक समान बल लगाया गया है। मतलब F भी यहां कांस्टेंट है और Y भी यहां कांस्टेंट है। तारों की विमाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से किसमें सर्वाधिक विस्तारण होगा? कौन से तार की लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी? तार A, B, C, D दे रखे हैं, जहां लंबाई और व्यास का मान दे रखा है। आओ देखो, अभी अपन बात करके आए हैं कि लंबाई में हुई वृद्धि का मान तार की लंबाई और त्रिज्या का स्क्वायर। तो जो त्रिज्या का स्क्वायर आप ले रहे हो ना, वास्तव में समानुपाती लिख करके L/ ये डायमीटर का स्क्वायर भी बोल सकते हो। मतलब जो अनुपात त्रिज्या का, रेडियस का होता है, वही अनुपात, वही रेशियो डायमीटर का भी होता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पता करते हैं यार, कौन से तार की लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। बताता हूं, आप इसे कुछ इस तरीके से लो तो ज्यादा आसान होगा। डेल्टा L पहले तार के लिए, डेल्टा L दूसरे तार के लिए, डेल्टा L C के लिए, डेल्टा L और D के लिए। यहां क्या लिखना है? L/D² पहले तार के लिए, L/D² B तार के लिए, L/D² C तार के लिए, L/D² और D तार के लिए। आगे बढ़िए। अब देखो, मैं पहले तार की बात करूं, लंबाई का मान 1 मीटर और जो डायमीटर है वो है 1 mm। पर आपको mm को आज मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में mm आ रहा है और यहां अपन से रेशियो पूछा जा रहा है, या अपन जो है ना रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चेंज भी करोगे तो कैंसिल होना है उनको। आगे देखो, यहां लंबाई 2 है और डायमीटर 2 ही है, तो कुछ स्क्वायर। तीसरे तार की बात करो, लंबाई का मान 1 है पर डायमीटर 2। अब चौथे तार की बात करो, लंबाई का मान 4 है और डायमीटर 1 mm है, तो इसका स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे, यकीन करो, ये 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/4 आएगा और ये 4 आएगा। यानी कि 1:1/2:1/4 आएगा। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हो रही है वो चौथे तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है। इसे अगर और भी अपन सिंपल रेशियो में लें तो देखो, सभी को 4 से गुणा करो तो 4:2:1:16। वास्तव में इनकी लंबाई में जो वृद्धि होगी उनका अनुपात, एक सरल अनुपात ये होगा, और सबसे ज्यादा लंबाई में वृद्धि
लास्ट वाले में होगी। तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। ये सवाल वास्तव में एक बार नहीं, अलग अलग एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सैद्धांतिक रूप से पाइसन अनुपात सिग्मा का मान किसके मध्य होता है, ये भी अपन को सीधा सीधा याद रखना होता है। और पाइसन अनुपात सिग्मा का जो मान होता है वास्तव में वो होता है -1 से ज्यादा और +0.5 से कम, यानी कि -1 और +0.5 के मध्य होता है। ऐसा हमें आना चाहिए, ऐसा अपन पढ़ते हैं थ्योरी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेना। हाँ, मैं ये बता देता हूं, अल्फा ये सिग्मा होता क्या है, मतलब पाइसन अनुपात होता क्या है। तो पाइसन अनुपात बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। अब ये क्या है, बीटा है अनुप्रस्थ विकृति और अल्फा है अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि ये ट्रांसवर्स स्ट्रेन और ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा बात अपन नहीं करेंगे, पर हां आपको पता जरूर होना चाहिए कि जब अपन इस बेलन को खींचते हैं ना, तो वास्तव में लंबाई में भी वृद्धि होती है, डेल्टा एल, प्रारंभिक लंबाई एल। तो इसके जो डायमीटर है उसमें भी परिवर्तन होता है। तो जो अपन ने सिग्मा लिया है, जिसको अपन ने बीटा अपॉन अल्फा बोला है, वास्तव में इसकी वैल्यू होती है डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। और इसके लिए बोला जाता है, इसके लिए पूछ लिया कि इसका मान कहां से लेकर कहां तक बदलता है, तो इसका मान -1 से लेकर के 0.5 तक बदलता है। तो हमें ध्यान रखना होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.5 से कम और -1 से ज्यादा होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये बात भी ज्यादा ही कर ली। ठीक है, अब देखो इस सवाल की बात करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k और दृढ़ता गुणांक ईटा, यानी कि शियरिंग कॉफिशिएंट ईटा, इनमें सही संबंध क्या होगा। आप संबंध देख लीजिए। तो देखो, इनमें सही संबंध का एक सूत्र अपन को याद रखना होता है। वो सूत्र कुछ ऐसा है, वो होता है 9/y बराबर 3/ईटा प्लस 1/k। ऐसा सूत्र हमें याद होना चाहिए पहले से। दोबारा लिख देता हूं, 9/y 3/ईटा प्लस 1/k हमें पहले से याद होना चाहिए। इसी से ये बनाया गया है, और बनाया भी किया गया है =3 =3 =3 =3 कुछ y y y। हाँ यार, तो हमारे पास यहाँ 9/y है, इसको 3/y बना लो। अब ये कैसे बना सकते हैं, इधर भी 3 का भाग दो, इधर भी 3 का भाग दो। अगर यहां 3 का भाग देते हैं तो 3/y, इधर 3 का भाग देते हैं तो 1/ईटा, इधर 3 का भाग देते हैं तो 1/3k। बस आंसर आ गया। वो कैसे, 3 को यहीं रहने दो, y यहां आ जाएगा 1/ईटा प्लस 1/3k, और यही हमारा आंसर होगा। देखो देखिए कौन सा है, 3 बराबर y 1/ईटा प्लस 1/3k, वास्तव में इसका आंसर बी होगा। तो बस हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, ये भी 2018 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है, सवाल देखो, लंबाई L व भार W के एक समान तार के एक सिरे को छत में एक बिंदु से दृढ़ता से बांधा गया है और इसके निचले सिरे पर W1 भार लटकाया गया है। यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल S है तो तार में इसके निचले सिरे से L/4 ऊंचाई पर प्रतिबल क्या होगा। स्ट्रेस पूछ रहा है। मैं आपको सवाल को डायग्राम बना के समझा देता हूं। यह कहता है एक तार है, इस तार की लंबाई तो L है और इसका वेट W है। इसके यहां नीचे वाले भाग पर एक W1 वेट लगाया गया है और वो कहता है कि निचले भाग से L/4 ऊंचाई पर यहां पर प्रतिबल का मान बताओ, मतलब स्ट्रेस का मान बताओ। प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल टोटल भार बटा क्षेत्रफल, या कह सकते हो यहां तनाव बटा क्षेत्रफल। अब प्रतिबल P बराबर, आप ही बताओ यहां पर तनाव कितना होगा, इस पॉइंट पर बल कितना लगेगा। तो इस पॉइंट पर बल लगेगा एक तो ये W1 प्लस इस तार का वेट, इसका भार, तो इसका भार कितना होगा।
देखो L लंबाई का भार W है तो L बटा 4 लंबाई का भार कितना होगा, W बटा 4। बस, तो P बराबर W1 प्लस W बटा 4 अपॉन A, और A की जगह शायद इसने S बोला है तो आप यहां S लिख दो, और यही हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसमें, B आंसर होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। अगला सवाल देखो, ये सवाल 2022 में पूछा गया था। सवाल क्या कहता है सुनो, L लंबाई व R त्रिज्या के एक तार के लिए विस्तारण बनाम भार ग्राफ मूल बिंदु से परितः एक सरल रेखा है। ओके, मतलब आपको लंबाई में परिवर्तन और बल या भार जिसे आप W कहते हो, इसमें एक ग्राफ दिया गया है और ये एंगल थीटा है। यहां थीटा दिया नहीं है, मैं लिख देता हूं। इस ग्राफ का ढाल tan थीटा है। ओके, इस ग्राफ से तार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक y ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्र कौन सा होगा। y का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र यहां काम में लिया जाएगा, तो सुनो ध्यान से। वास्तव में y बराबर होता है, जैसा कि अभी अपन पढ़ के आए हैं, एफ एल और फिर ये a और डेल्टा एल। पर यहां देखो आंसर हमारा tan थीटा की फॉर्म में आ रहा है, तो इस ग्राफ की ढाल जिसे अपन tan थीटा कह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिए। ढाल बराबर tan थीटा बराबर डेल्टा एल अपॉन एफ। अब डेल्टा एल अपॉन एफ ये tan थीटा है, तो f अपॉन डेल्टा एल ये आएगा 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल। बस सॉल्व करना है, f अपॉन डेल्टा एल ये आएगा 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल। फिर यहां l और एरिया को आप बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, वास्तव में ये फर्स्ट वाला लग रहा है मुझे, l अपॉन पाई आर स्क्वायर और tan थीटा, तो फर्स्ट वाला आंसर होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ो, यह भी 2022 में पूछा गया सवाल है। कहता है एक समान विमाओं की दो छड़ें जिनका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y1 व y2 है, सिरे से सिरे तक जुड़ी है, संयुक्त छड़ का तुल्य प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। क्या कह रहा है, दो छड़ हैं, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y1 है, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y2 है, तो फिर इक्विवेलेंट यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। तो आपको ये चीज भी डायरेक्ट ही याद रखनी होगी। वास्तव में सीरीज कॉम्बिनेशन में y इक्विवेलेंट होता है 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। लेकिन अगर यही छड़ समांतर क्रम में होती, जहां विमाएं बराबर होना मतलब लंबाई भी बराबर होना और मोटाई भी बराबर होना, इस छड़ के लिए भी ऐसा ही है, इन दोनों के लिए लंबाई बराबर एरिया बराबर। तो अगर समांतर क्रम में ये बात पूछ लेता, इसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y1, इसके लिए y2, तो वास्तव में समांतर क्रम में y इक्विवेलेंट होगा y1 प्लस y2 बटा 2। आज हमें सीरीज में पूछा है तो इसका आंसर ये होगा। इसको अपन सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप इसे यूं याद रखो तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, बाकी हल करना भी बहुत आसान है। आगे बढ़ो, ये 2015 में पूछा गया, 15 में नहीं 25 में। ये भाई जो मैं लिखता हूं ना बाद में, वो 2025 के ही हैं। एक बार पहले भी पेपर में मैंने जो 2025 में सवाल आए थे उनको 2015 में लिख दिए मैंने वहां, तो वो 2025 में पढ़े जाएं। तो देखो ये सवाल क्या कहता है, 3 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं धातु के एक तार द्वारा जुड़ी हैं, जो एक घर्षणहीन घिरनी पर गुजरती हैं। धातु का भंजन प्रतिबल इतना दे रखा है, तो कहता है कि तार की न्यूनतम त्रिज्या क्या हो ताकि यह टूटे नहीं। सवाल को एक बार और पढ़ लीजिए। हमें भंजन प्रतिबल दे दिया, तार की कम से कम त्रिज्या पूछ रहा है, और बाकी कुछ ऐसा एक डायग्राम दे रखा है। तो आओ देखो, यह भी बहुत ही आसान है। प्रतिबल P बराबर होता है F अपॉन A। F यानी कि तार पर लगने वाला बल, A मतलब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यह कहता है कि भंजन प्रतिबल वो होता है कि उस प्रतिबल पर तार टूट जाएगा।
तो ये भंजन प्रतिबल है, इसे अपन भंजन बल कहते हैं, और ये एरिया है। आओ सुनो, यहां पर वास्तव में जो डोरी में तनाव उत्पन्न होगा उसको आप टी कह दीजिए, वो टी ही वास्तव में बल के बराबर होगा। एरिया यहां ए कह दीजिए। ओके, एरिया को अगर अपन देखें तो तार के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर कह दीजिए। आर अपन से पूछा जा रहा है, तो भाई मैं ऐसा कह सकता हूं पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन पी। तो आर इक्वल टू टी आएगा, पी आएगा, पाई आएगा और इसका रूट आएगा। समीकरण नंबर 1। देखो पी का मान दे रखा है, पाई तो खैर पाई है, टी की बात है तो ये डायग्राम इसीलिए दिया है ताकि अपन डोरी में तनाव पता कर सकें। ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर ये द्रव्यमान m1 है, ये द्रव्यमान m2 है, तो तनाव का सूत्र हमें आना चाहिए, और तनाव का सूत्र अपन घिरनी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, मतलब जो पुली प्रॉब्लम है ना वहां अपन पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। और टी की वैल्यू होती है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। m1 की वैल्यू 5 है, m2 की वैल्यू 3 है, जोड़ेंगे तो 8 आएगा। g की वैल्यू 10 दे रखी है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, ये 150/4 आएगा। तो यार बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर पता करना है। t की वैल्यू 150/4। चलो p की वैल्यू बताओ, 24/पाई गुणा 10 की पावर 2 और फिर पाई तो है ही, और इसका रूट। आप सोल्व करिए, पाई से पाई चला जाएगा। वास्तव में जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.125। 0.125 पर आप देख रहे हो यहां तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब 0.125 इसे कहा जा सकता है 12.5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर में। 12.5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 ये हमारा आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आखिरी सवाल है, और ये भी 2025 में अभी जो थोड़ी दिन पहले एग्जाम लगा था, जिसका रिजल्ट भी आ गया है डबल वाला, तो उसमें ये पूछा गया था। आओ देखो, कहता है दो समान लंबाई वाले स्टील के तारों में, समान लंबाई मतलब लंबाई समान है, स्टील के तार मतलब y भी उन दोनों के लिए नियत है, जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। R1 और R2 का अनुपात 2/3 है, पर समान भार लटकाया गया है, यानी कि बल भी बराबर है, तो उनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात क्या होगा, बताओ। ऐसा ही सवाल पहले पूछा गया था। अब आओ करते हैं बात। डेल्टा एल समानुपाती एल अपॉन आर स्क्वायर, पर आज तो एल भी कांस्टेंट है तो 1/r²। ओके, तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल टू यह आएगा R2/R1 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि भाई इससे ये लिखना हमें आना चाहिए। आपको पता है यार R1/R2 2/3 है, तो R2 और इसका होल स्क्वायर, इसका आंसर 9/4 होगा, और इसका आंसर 9/4 होगा। ओके, तो इस प्रकार ये हमारे आज के सवाल खत्म हुए। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार और देखो, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज करिए। चलो ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो के साथ, अगले सवालों के साथ, अगले किसी और पेपर के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।